लूप होल कहाँ पे है, ताकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंटेमिनेशन वो इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसको चेक किया जाए। एक तो वर्कर्स का, फिर इसी तरह से जो फीड के ट्रक्स हैं उनका, हर लिहाज से देखें। बायोसिक्योरिटी मैं समझता हूँ एक पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा एक उसके ऊपर आप समझें कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, डिटेल में डिस्कशन वाला। लेकिन हमारे जो पोल्ट्री के जितने तजर्बाकार हजरात हैं वो काफी हद तक समझते हैं। और मैं ये सोच रहा था जब ये मैं बना रहा था कि भी एक पूरा हम सेक्शन जो है वो बायोसिक्योरिटी के ऊपर भी रखें, क्योंकि पूरी एक इसके अंदर भी इम्पोर्टेंस है इसकी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है वाटर क्वालिटी। अमूमन क्या होता है, पिछली बात चल रही थी, क्वेश्चन ग्रुप में आए कि भी जब इकोलाई आए तो मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो मैंने कहा कि इकोलाई के आने से नहीं मोर्टेलिटी बढ़ती, पहले इकोलाई आता है, इकोलाई आने के बाद दूसरी बीमारियों को मौका मिलता है, वायरस को, बैक्टीरिया को। और वो क्या होता है, इकोलाई का मेन सोर्स है वाटर। तो पानी के जरिए इकोलाई आया, उसने इम्यून सिस्टम वीक किया, उसके बाद उसके ऊपर मुख्तलिफ चीजों का अटैक हो गया। और सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी, हाईएस्ट मोर्टेलिटी तब देखी गई है जब इकोलाई कंबाइन होती है किसी भी चीज के साथ, चाहे एनडी के साथ हो, चाहे एआई के साथ हो, चाहे आईबी के साथ हो। तो इसलिए जिसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करवाते रहें, क्लोरिनेशन करें, जब तक तसल्ली नहीं होती तब तक उसको जो है ना वो न छोड़ें। अच्छा, तीसरा आ जाता है एयर क्वालिटी। अब वेंटिलेशन में कमी ज्यादती की वजह से बेशुमार बीमारियां जो है ना उससे रिलेटेड है, खसूसन जो रेस्पिरेटरी हैं। अभी इससे पिछला जो इमरान कयूम साहब डिस्कस कर रहे थे कि अगर एनवायरनमेंट ज्यादा ड्राई है, डस्टी है, तो वेंटिलेशन कम कर दें। अमूमन ये होगा कि उस सूरत में जब ड्राई एनवायरनमेंट है और वेंटिलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो लाइनिंग है उस पे म्यूकस वो ड्राई हो जाएगी। म्यूकस ऐसी चीज है जो बजाते खुद एक कवर का काम करती है, एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी है। जो वायरस उस पे जाता है तो नेचुरली खत्म हो जाता है। उसमें जब ब्रेकेज आएगी, वो ड्राई होगा और वहां पे वायरस को घुसने का मौका मिलेगा, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा, अटैक करेगा, पता चलेगा जी आईवी की बीमारी शुरू हो गई है। तो वो ड्राइनेस वहां लीड करती है, और वो कहां से आती है, वेंटिलेशन से। तो इसलिए ये वेंटिलेशन का इसके अंदर बहुत अहम रोल है कि जितना अच्छा रखेंगे तो उतना ही रेस्पिरेटरी डिजीजेस कम आएंगी। तो फिर ये नहीं होगा कि जी कोई पूछ रहा होगा तो कोई दवाई बता दें फलानी बीमारी आ गई है, तो उसका इलाज दवाई नहीं होता, बल्कि आपका अपनी मैनेजमेंट बेहतर करना होता है। अच्छा, फिर इसी तरह से वैक्सीनेशन शेड्यूल्स हैं जो हमारे यहाँ अक्सर नेग्लेक्टेड हैं। कोई शेड्यूल इस पे जो है फॉलो प्रॉपरली नहीं किए जाते हैं। अच्छा, ये वेरी करते हैं शेड्यूल, वैक्सीनेशन शेड्यूल एक जो है वो हर जगह नहीं होगा, हर सीजन में नहीं होगा। साउथ पंजाब में डिफरेंट होगा, नॉर्थ में डिफरेंट होगा, लाहौर के लिए डिफरेंट होगा, फैसलाबाद, जहां पे भी कंजेशन है, कंजेस्टेड फार्मिंग है, वो उसके अकॉर्डिंगली वो जो है ना शेड्यूल बनते हैं। इसी तरह से सीजन जब चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, अभी जैसे ये अक्टूबर नवंबर, तो इसमें जल कम हो जाएगा। तो अगर समर में आईबी वैक्सीनेशन शेड्यूल में शामिल नहीं थी तो इस वक्त हो जानी चाहिए। तो ये कंसल्टेंट्स के साथ राब्ते में रहकर अपना जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है इसको हर फ्लॉक के लिए शेड्यूल करवाते रहना चाहिए, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस या प्रेवलेंट जो कंडीशन वो होगा। अच्छा, फिर इसी तरह शेड्यूल तो बन गया, वैक्सीन भी आ गई, अब उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है। आमतौर पे उसके अंदर जो लूप होल्स हैं वो
उसका जो कोल्ड चेन कहीं पे ब्रेक हुई, कहीं पे उसको टेम्परेचर मिल गया, वायरस इनएक्टिव हो गया, फिर इसी तरह से जब फार्म पे आकर तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मसला रह गया, किसी वर्कर को दिया जाओ जी टैंकियों में डाल दो, क्लोरीनेटेड पानी में कहीं वैक्सीन डाल गई तो वो बेकार हो जाएगी। तो ये वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बज़ाहिर तो हम वैक्सीन उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर दी, इसी तरह से अगर उसका जो रिकंस्टिट्यूटेड है वो 2 घंटे से डिले हो गया है, वो भी बेकार हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। इसका प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंगली जो है ना करें कि जो भी उसका शेड्यूल है, ड्रिंकिंग वाटर का है, स्प्रे का है, उसका इंजेक्शन है, जिस रूट से भी हो रहा है तो वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ हो। और उसके लिए अगेन मैं ये कहूंगा कि उसके लिए किसी न किसी कंसल्टेंट की सरपरस्ती बड़ी जरूरी है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर करें, उसको एवेल्युएट करें। ठीक है ना, इसका ऑडिट अकाउंट बड़ा जरूरी है। अच्छा, हेल्थ इश्यूज की इसमें आप देख लें कि हर स्टेज के ऊपर वो रहनुमाई मिलती है। उससे क्या होता है कि तमाम चीजें इन ऑर्डर रहती हैं। और जो हमारा मकसद है, मेन मकसद जो इस आज की टॉपिक का डिस्कशन का वो ये था कि हम अपना जितना भी फ्लॉक स्टार्ट से लेके एंड तक लेके चलते हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन, फ्लक्चुएशन, प्रॉब्लम इश्यू आते हैं, तो वो ज्यादातर मैनेजमेंटल होते हैं। तो उसको हम कैसे कोप अप करें, हम कम से कम अपना स्टैंडर्ड एक रखें, उसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर या जिसको एसओपी कहते हैं, स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर, वो एक जैसे रखें, उस पे कंप्रोमाइज ना करें, ताकि हमारा जो फ्लॉक है वो बेहतर हो, उस पे इश्यूज कम से कम हो। अब इसके अंदर जो टेक्निकलिटीज हैं उसके लिए फिर आगे कंसल्टेशन है, क्योंकि किसी एक बात में बयान नहीं हो सकती, ये चीजें रिफ्रेश होती रहती हैं बार बार, इनको याद दहानी होना चाहिए। तो उसके लिए यही जरूरी है कि ये चीजें एक दफा हमारा एक रिफ्रेशर समझे कि एक सेशन हो गया। आगे इसके अंदर हम डिटेल में भी जाएंगे इंशाल्लाह, बाकी कोर्सेज में, बाकी सेशंस में बायोसिक्योरिटी का और हर चीज का अलग अलग टॉपिक होगा। तो आज के लिए तो बहरहाल इतना ही था। सब हजरात की तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू इमरान साहब, थैंक डॉक्टर अख्तर हमारे साथ थे और उन्होंने वायरल फूडिंग मैनेजमेंट के काफ़ी माशाल्लाह डिटेल में। थैंक यू वेरी मच, टू ग्रेट सर। और